बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मौसम बदल रहा है। सुबह जब मैं घर से निकली तो जैसे कहते हैं ना कि बादे नौबहार चले, तो उसका एक फील, एक झोंका जो है वो फील हुआ। गेट तक जो है वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे एक जगह पे, उसको भी रोकने के लिए एक बंदे को खड़ा करना पड़ा। नहीं, हवा खासी तेज चल रही थी, खासी तेज हवा चल रही थी। और आप जो सोच रहे थे कि अच्छा अब तो हमें सब कुछ उतार के फेंक देना चाहिए, लेकिन आज आपको हल्की हल्की जो है ना खुनकी महसूस हो रही थी। लेकिन इस मौसम का एक और बहुत बड़ा मसला, मैं और फरा जो है 2-3 दिन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्या आपको भी थकावट रहती है, कि आपको भी ऐसा फील होता है सुबह उठ के कि यार उठने का दिल ही नहीं कर रहा, ना उठा जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो फरा ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। आपके साथ भी क्या ऐसा हो रहा है? और इसकी वजह है ना हमजा, फिर वो सारे लोग मुझे कहेंगे वजह ये है, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर नींद नहीं आती तो आपको एक टेम्परेचर क्रिएट करना होता है। उस टेम्परेचर के लिए आप पाँव में सॉक्स पहन ले, थोड़ी देर के लिए 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक जब टेम्परेचर इर्द गिर्द का होगा, कमरे का होगा, आपकी बॉडी का होगा, तो आप गुनूदगी में जाएंगे, आप सुकून में जाएंगे। अब अल्लाह ताला की तरफ से टेम्परेचर जो है वो ये रह रहा है, तो बॉडी जो है ना वो रिलैक्स कर रही है, वो उसमें है। और हम चाह रहे हैं कि नहीं वो उसी पेस पे काम करे, तो ये नेचुरल है। थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक रख ली जाए इसके लिए ताकि कुछ बेहतरी हो जाए, या असर के वक्त रख ली जाए। हाँ, कैलुला बहुत जरूरी है। जो लोग छोटी सी पावर नैप ले लें उससे फर्क पड़ जाएगा, या फिर ये कि वॉक कर ली जाए। जैसे बाद नौ बहार चले, मुझे तो गाना याद आना शुरू हो गया, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलशन का कारोबार चल रहा है। मौसम बदलते हैं और उसके इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन इसी तरह से जिंदगी जो है वो रवा दवा रहती है। चलें कारोबार आगे बढ़ाते हैं। और कल एक राय सामने आई जिसके बाद जिसकी राय पूछें वो कह रहा है कि ये तो हमारी राय के मुताबिक राय आ गई है। कुछ समझ नहीं लग रही थी कि राय किसकी राय के मुताबिक। कल जो राय आई उसके बाद इतनी राय आई कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी राय जो है वो सही है। इसलिए कि हर एक का ये इसरार था जो आप कह रहे हैं हमजा। मैं तो मतलब हैरान हूँ कल से कि आप बातों को अपनी तरह से इंटरप्रेट करना चाहें तो आप उसमें से क्या क्या कुछ निकाल सकते हैं। और हर एक की बात सुन के लग रहा था ये ठीक है, ये ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है, पता नहीं कौन ठीक कह रहा है। लेकिन सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो सदारती रेफरेंस पर तारीखी राय जो है अपनी दे दिया और अदालत ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक राय का फैसला जो है 4-1 की अक्सरियत से दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल भी हमने बताया था हाँ। फैसले से इख्तलाफ नहीं किया। उन्होंने एक्चुअली कहा कि ये सुना ही नहीं जा सकता, ये ऑर्डिनेंस सदारती ऑर्डिनेंस जो है ना, रेफरेंस जो है इसको सुना ही नहीं जा सकती, इसे वापस भेज दिया बगैर किसी राय के। उन्होंने राय ही नहीं दी। एग्जैक्टली। सो ये नहीं कह सकते कि इख्तलाफ किया, लेकिन उनका इख्तलाफ इस रेफरेंस के फाइल करने पर ही था। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ले। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता, तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। और यही वो ट्विस्ट है कहानी में कि जहाँ पर आकर मैंने उसने जो बात की तो मैंने ये जाना गोया बात ये भी मेरे दिल में है। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब सवाल भी यहाँ पर फर्क खड़ा हो गया, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो बाइंडिंग है भी या नहीं है। कल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कानूनी तौर पर सवालात हो रहे थे कि क्या ये बाइंडिंग होगी नहीं होगी। इस हवाले से हमने बात करनी है, कानूनी राय लेंगे कि जो राय सामने आई है इसको हुकूमत ठीक तरीके से समझ पा रही है या फिर ऑपोजिशन ठीक तरीके से समझ पा रही है। मारूफ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय के बाद क्या सेनेट इंतखाबात जैसे पहले होते थे वैसे ही होंगे, या इस बार कोई फर्क होगा? जिस तरीके से हुकूमत ये बात कर रही है कि बार कोड लगाया जा सकता है, ट्रेसेबल होगा, क्या कोई फर्क होगा? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा के लिए एक गुंजाइश निकाली है कि जो राजदारी है आइन के आर्टिकल 226 में वो हतमी नहीं है या मुकम्मल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई असर होगा इस बात का। अगर कोई नई कानून साजी होनी है या इलेक्शन कमीशन ने कोई नए कवायद वज़ा करने हैं तो ये रातों रात तो नहीं हो सकता। अब वक्त बहुत कम है, कवायद बनाने के लिए सोच विचार होती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत होती है। ऐसे तो नहीं होगा। तो गैजेट में नोटिफिकेशन आता है, बैलेट पेपर छपते हैं।
अब एक दिन में ये तमाम अमल जो है करना मैं नहीं समझता दुरुस्त होगा। आइंदा इसके बाद के इंतखाबात के लिए कोई बात हो सकती है। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सेनेट इंतखाबात के हवाले से क्या कोई इबाम पैदा हो गया है? अपोजिशन भी इसको अपनी जीत करार दे रही है और हुकूमत भी। तो दोनों तो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे खड़े थे। एक कह रहा था कि खुफिया बैलेट होना चाहिए, दूसरे कह रहे थे कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो ये दोनों में फिर इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर इस फैसले की वजाहत के लिए दोबारा अदालत से रुजू कर सकती है, या अब जो राय आ गई है उसी के तहत इलेक्शन होंगे और यही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी? देखिए, रुजू तो किसी वक्त भी किया जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इब्हाम है। अगर कोई इब्हाम है तो सिर्फ यही है कि इलेक्शन कमीशन बिलाखिर क्या कवायद वज़ा करेगा, क्योंकि ये तमाम मामला अब इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पे छोड़ दिया गया है कि वो राजदारी की क्या तशरीह करते हैं, किन सूरतों में वो समझते हैं कि राजदारी को महदूद होना चाहिए, बैलेट पेपर की क्या शक्ल होनी चाहिए। ये तमाम फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन को अब आइंदा करें। बिल्कुल ठीक है। टेक्निक के इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ इस हवाले से। इसका मतलब क्या है? हुकूमत का तो कहना है कि इसका मतलब बैलेट पेपर ट्रेस आउट करना है कि ट्रेस हो सकेगा। क्या इलेक्शन कमीशन वोट बेचने की शिक पर, या शक उसको होता है, इस शिक को बदला जाएगा और फिर शक होता है तो मुतल्लिका जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी सरगर्मियों पर जदीद तर्ज पर तहकीकात भी करवाई जा सकेगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दी इलेक्शन कमीशन को, बल्कि कोई भी हिदायत नहीं दी। सिर्फ ये कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप बुरे कार ला सकते हैं। ये कहीं नहीं कहा कि बैलेट पेपर पे कोई मार्किंग होगी या कोई बार कोड होगा। ये तमाम बातें अब इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में हैं कि वो इस फैसले को कैसे अमल में लाते हैं, इस पर क्या वो जो है कवायद वज़ा करते हैं। लेकिन फैसले में किसी तरह भी इलेक्शन के इख्तियारात को महदूद नहीं किया गया। बिल्कुल सही। लेकिन कल हमने देखा हुकूमती वफ्द जो है, फवाद चौधरी, बाबर रहमान, शफकत महमूद, सेनेटर फैसल जावेद, ये सब लोग जाके इलेक्शन कमीशन में मुलाकात भी की उन्होंने। उसके बाद एक मुशावरती इजलास भी हुआ। तो अगर ट्रेसेबल बनाया जा सकता है बैलेट पेपर को, तो उसे किस मौके पर ट्रेस किया जा सकेगा? क्योंकि हुकूमत जो है वो तो इसी पर ही स्टार्ट कर रही है कि ट्रेसेबल बैलेट पेपर की बात की है, अदालत ने जो राय दी है, तो ये मुमकिन है, ये किया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब अगर ये साबित, अगर किसी पार्टी सरबराह को ये शक हो कि उसके पार्टी ने, उसके जो मेंबरान है उन्होंने वोट दिया है, पार्टी जो कोई भी लायामल है उससे हटकर, तो क्या वो फिर चेक कर सकता है जाके कि किसने किसको वोट दिया है? देखिए, ये एक इंतहाई इस्तिस्ना की सूरत हाल होगी अगर बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़े तौर पर भी ये नहीं कहा, तफसीली फैसले में देखेंगे कि क्या बात सामने आती है। लेकिन अगर बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाया भी जाता है तो उसका ताल्लुक होगा शवाहिद से कि कोई करप्ट प्रैक्टिस हुई है। सिर्फ ये कि एक पार्टी हेड की तवक्कुआत से कम नशिस्तें पार्टी ने जीती हैं सेनेट में, क्या ये बजाते खुद करप्शन की दलील समझी जाएगी? बात मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन बहरहाल ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अगर वो समझे कि किसी एक मुतवक्को जो तादाद है उससे कम सीटों का आ जाना करप्शन की दलील है, तो ये बात फिर काबिल बहस होगी। लेकिन इससे हटकर अगर कोई वाज़ेह दलील आती है सामने कि किसी शख्स ने किसी करप्शन की वजह से वोट डाला है, तो उस हवाले से शायद उसके बैलेट पेपर को देखा जा सके, कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि बैलेट पेपर के जरिए उस शख्स की शनाख्त हो सके। लेकिन इस वक्त ये तमाम बात जो है वाज़ेह नहीं है, जबकि आगे मजीद कवायद इलेक्शन कमीशन वज़ा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, हमें यह भी बता दें, एक जानिब तो यह है कि पैसे लेकर अपना वोट बेच दिया जाए, लेकिन दूसरी जानिब यह है कि अगर साबित हो जाए कि किसी MPA या MNA ने अपने पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है, ये उसकी मर्जी थी कि उसने वोट नहीं दिया, तो इस पर कानूनन कोई कार्रवाई हो सकती है? उस रुकन के खिलाफ पार्टी कर सकती है? देखिए, इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि कोई बंदिश नहीं है किसी MPA पे या नेशनल असेंबली के मेंबर पे कि वो ज़रूर अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डाले। असरात इस इंकशाफ के, अगर ऐसा इंकशाफ सामने आता है किसी हवाले से, तो सियासी हों। लेकिन अगर इस बात को बजाते खुद हम बदउनवानी तसव्वुर ना करें तो फिर तो ये बात सामने आ ही नहीं सकती। उस बैलेट पेपर को या किसी भी बैलेट पेपर को इस बुनियाद पर नहीं देखा जाएगा कि वोट क्या उसने पार्टी सदर की हिदायत के मुताबिक या पार्टी की हिदायत के मुताबिक दिया है या नहीं दिया, क्योंकि आइन में इसकी कोई हिदायत मौजूद नहीं है कि पार्टी मेंबरान ने या MPAs ने या नेशनल असेंबली मेंबरान ने ज़रूर पार्टी की हिदायत के मुताबिक सेनेट में वोटा है। ये चीज़ इस वक्त आइन में मौजूद नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। सलमान अख्तर राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, कानूनी राय जो है वो अपनी दे रहे थे, और फरा सवाल यही है कि क्या ये राय बाइंडिंग है या नहीं है, और इस दफ़ा है या नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे चलते हैं। बहुत ही अहम मामला है। हम जब गुजरते हैं सड़कों पर तो देखते हैं इस मामले को। गंदगी ने बागों के शहर का जो हुस्न है वो गहना दिया है, और बहुत अरसे से ये मामला चल रहा है। दावे भी सामने आए थे कि 15 दिनों के अंदर सारा कूड़ा उठा लिया जाएगा, लेकिन कुछ इसमें हकीकत नहीं हुई, कुछ ये पाया तकमील तक ये दावा नहीं पहुंचा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद में भी, अभी हम इस्लामाबाद को उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि बीइंग फ्रॉम इस्लामाबाद में भी यही मनाजिर हैं। अच्छा जी, रोड्स के किनारे इसी तरह बड़े बड़े जो हैं वो कूड़े के ढेर जो हैं वो लग रहे हैं, और वो बड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई आपस में मामला जो है वो नहीं तय हो पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के और कूड़ा उठाने वालों के, और वहाँ पे ठेके देने का, और मामला जो है लाहौर में भी जगह जगह ये जो कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर है, हुकूमती दावा था, आपको याद है कि हम तो बस कुछ दिनों में 15 दिन की डेडलाइन दी थी, 15 दिन में हम साफ कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ वादे और दावे ही हमें नजर आ रहे हैं। बहुत सारे जगहों पर अभी भी कूड़े के ढेर उसी तरह मौजूद हैं, लोगों की जिंदगी जो है वो जीरन हुई भी। अब मौसम चेंज हो रहा है, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, अब आएंगी मक्खियां और आएंगे मच्छर, और फिर उसके साथ जुड़े हुए और बहुत सारे मसाइल। तो ये मामला जो हैं ये अब, और फिर गर्मी की वजह से जाहिर है वो महक जो है वो हर तरफ महक अब मैं क्या कहूँ, बदबू जो है वो, उसको लफ्ज अच्छा नहीं लगता सुबह इस्तेमाल करना। चलिए ठीक है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ये दावा है कि वो रोजाना कूड़ा उठाते हैं, ताहम कूड़े के ढेर कुछ और ही दास्तान सुनाते हैं। फ़हीम अमीन जो है हमें बताएंगे कि कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, वजह क्या है, दावे पूरे क्यों नहीं हो सके। फ़हीम बताइएगा, मसला है क्या, कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा? हमजा, जैसे कि आपने बात की कि 15 दिन के दावे किए जा रहे हैं, ये 15 दिन के दावे जो हैं पिछले 4 माह से किए जा रहे हैं कि 15 दिनों में लाहौर का कूड़ा जो है वो उठा लिया जाएगा, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वक्त लाहौर में रोज़ाना तकरीबन 6000 टन कूड़ा जो है वो पैदा होता है, और इस वक्त जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास वसाइल हैं वो सिर्फ 1000 से 1500 टन कूड़ा उठाने के हैं, लेकिन इससे अंदाज़ा लगा लें कि रोज़ाना 4 से 4500 टन कूड़े का बैकलॉग पैदा होता है। और जैसे ही लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इख्तलाफात जो हैं वो कूड़ा उठाने वालों के साथ होते हैं, तो उसके बाद लाहौर शहर का हर गली हर चौराहा जो है वो कूड़ेदान का मंजर पेश करता हुआ दिखाई देता है। अंदरूनी इख्तलाफात इस कदर शदीद हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट कंपनी है, इसको अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से ऑपरेशनल कंपनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसका ऑपरेशंस का कोई तजर्बा ही नहीं, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है ये कूड़े के बैकलॉग के मसाइल पैदा होते हैं। जबकि चंद रोज़ कबल ही इस कंपनी के अपने चेयरमैन पंजाब हुकूमत के साथ और एक सूबाई वजीर के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जबकि इनके साथ साथ मज़ीद 3 लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और अभी तक ये मामला ये है कि कंपनी अपने इंतज़ामी बहरान का भी शिकार है और ऑपरेशनल बहरान का भी शिकार है, जिसका खमियाजा जो है मुझे और आप जैसे शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। और लगता यह है कि अगर इसका मुस्तकिल हल ना निकाला गया, तो जैसे अभी फराज जिक्र कर रही थी कि गर्मी में ये क्या मसला होगा, तो गर्मी में तो लाहौर की हर सड़क और हर चौराहा जो है वो कूड़ेदान का मंजर पेश करेगा, जो कि आज से 1.5 साल पहले जो। बिल्कुल सही, ये जो सारे ढेर हैं ये रोड के किनारे होते हैं, उसके नज़दीक घर भी होते हैं, बाज़ औक़ात दुकानें भी होती हैं, कोई बड़ा जो है तिजारती मरकज़ भी होता है। क्या वहाँ के जो ट्रेड यूनियंस हैं या फिर ताजिर हैं, क्या वो मिलकर इस मसले पे एहतजाज नहीं कर रहे? क्या मकीन जो हैं किसी इलाके के रहने वाले, क्या उन्होंने इसके बारे में बातचीत की? कि आपके बारे में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन भी है कि शहरी या लोग जो हैं वो इस मसले के बारे में क्या करने का सोच रहे हैं? आपको कुछ हक़ाइक़ बताता हूँ कि लाहौर का इलाका है शमाली लाहौर का चाइना स्कीम, वहाँ पर लोगों की जानिब से मुतअद्दिद बार प्रोटेस्ट किए गए, एहतजाज किए गए कि उनके घरों के बाहर जो कूड़ादान रखे गए हैं इस यकीन दहानी के साथ कि इनको सुबह और शाम को साफ़ किया जाएगा, और वहाँ पर जो पड़ी हुई गंदगी जो है उनको डिस्टर्ब कर रही है, और उनकी जानिब से एहतजाज पुरजोर किए गए, लेकिन वहाँ पर भी किसी भी इंतज़ामिया की जानिब से नोटिस नहीं लिया गया। अगर नोटिस लिया जाता है तो सिर्फ उन पोश इलाकों का जहाँ पर ये आला हुकाम रहते हैं, आला सरकारी अफसर रहते हैं, वज़रा मुशीरान रहते हैं, तो वहाँ पर तो अगर कोई बात या नोटिस लाई जाए, हेल्पलाइन पर कॉल की जाए, तो वहाँ पर तो फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया जाता है। लेकिन मेरे पीछे जितना कूड़ा
पड़ा हुआ है। इस तरह के मनाजर आपको लाहौर के उन इलाकों में जहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहां पर रिस्पांस नजर नहीं आता, और इस वजह से लोगों का ये फहीम आप हमें कर रहे थे क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और हम देख रहे थे कि पीछे कितना कचरा पड़ा हुआ था। टिकटॉक स्टार्स जो है ना, उनकी अक्सर टिकटॉक आती हैं वीडियोस बुजरा के साथ भी, और अब वो कूड़े के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, शायद वो नजर में ही नहीं आ रहे किसी बिल्कुल सही, लेकिन ये अहम मसला है जिसका हल होना चाहिए। टाइम फॉर ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आपने सुना तो होगा करे कोई भरे कोई, लेकिन इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई इसकी तशरीह है। यानी इस वक्त ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जो है मौजूदा हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी बन चुका है। मेट्रो बसों पे भी भारी सब्सिडी हुकूमत को सताने लगी है। आसान हल उसका उन्होंने ये निकाला है हुकूमत पंजाब ने कि अपना बोझ अवाम के कंधों पे मुंतकिल कर दिया जाए। इसका मतलब है कि अब हम सबको एक टैक्स जो है लागू करने का सोचा जा रहा है, जिसको कि गैसोलीन टैक्स कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही टैक्स लगाया जाएगा, और ये उन शहरों में लगाया जाएगा कि जहाँ पर मेट्रोस चल रही हैं, और वो इसलिए लगाया जाएगा कि ताकि लोग जो हैं अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है उसको थोड़ा सा छोड़ दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ चले जाएं। ये तजवीज़ है। इस तजवीज़ के बाद क्या इस पे अमल करने जा रही है पंजाब हुकूमत या नहीं करने जा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये टैक्स लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान शहर में आयद किया जाएगा तजवीज़ के मुताबिक, क्योंकि तजवीज़ करदा टैक्स है, अभी लागू नहीं किया गया, इस पे फैसला गवर्नमेंट ने करना है। तो जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि शहरी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है बेहतरी आएगी, और सब्सिडी के मद में होने वाले अखराजात में कमी भी होगी। मसला फ़रा यहाँ पर है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी बनाया तो टैक्स पेयर के पैसे से ही बनाया, तब भी टैक्स पेयर को जो है टीका अच्छा खासा लगा, और अब अगर ये गैसोलीन टैक्स लगा दिया जाता है फिर भी टैक्स पेयर के ऊपर ही जा रहा होगा। तो हुकूमत इस ज़मीन में क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोनों हुकूमतों की बात करें तो पूछ लेते हैं। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मुसर्रत जमशेद चीमा। ये तो बड़ी परेशान कुन खबर है जो कि हम सुन रहे हैं। अगर इस तरह की कोई कानून बन जाता है जिसमें गैसोलीन टैक्स जो है वो लोगों को 1 या 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो आपके ख्याल में किस में इतनी सख्त रह गई है इतनी महंगाई के साथ कि वो 1-2 रुपए एक्स्ट्रा गैसोलीन टैक्स भी आराम से हंसी खुशी दे देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, सबसे पहले तो ये एक सजेशन है, ये जीएम मास ट्रांजिट उजैर शाह की तरफ से है। वो क्या चाहते हैं कि बैन अवी तर्ज के टैक्स लेने की ये तजवीज़ है उनकी, और उनकी तरफ से पहले भी इस तरह की तजावीज़ आ चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये उजैर शाह साहब जो हैं, ये हमारे से पहले जब ये मंसूबा बनाया जा रहा था तो पिछली गवर्नमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इनको जीएम लगाया गया था। और आप यकीन करें कि जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, इसमें हमने किसी किस्म की मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं की कि ये वाकई एक सफेद हाथी। हमारा पहले भी यही कहना था, आज भी वो साबित हुआ कि हम इतना ज्यादा इस तरह के मंसूबों के खिलाफ क्यों थे। गरीब मुल्क, गरीब सूबा, जिसमें बहुत सारे लोगों को आज भी बेसिक एजुकेशन की बुनियादी सहूलतें, हेल्थ की बुनियादी सहूलतें और सौ साफ पानी पीने को मुयसर नहीं है, तो क्या हम सालाना 12 अरब रुपए की सब्सिडी अफोर्ड करते हैं? तो उसका जवाब मेरे से ज्यादा आपको पता है। तो ये तो मंसूबा बनाने वालों ने इसकी फिजिबिलिटी जब बनाई थी तो उन्हें जरा भी खौफे खुदा नहीं आया, उन्हें जरा भी अवाम के ऊपर तरस नहीं आया। यकीन माने, इसको बंद करते हैं तो बड़ी मुसीबत है, चलाते हैं तो उससे भी बड़ी। ठीक है, तो ये तजवीज़ पे हमें थोड़ा सा बता दीजिए, अंडर कंसिडरेशन है या उठाकर इस तजवीज़ को फेंक दिया गया है कि भाई आपकी तजवीज़ ठीक नहीं है, हम लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे, ये बता दीजिए। देखें, पहले जब ये तजवीज़ इसी टाइप की इन्होंने पहले भी दी है, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। उस वक्त तो सीएम साहब ने नहीं इस बात से एग्री किया। अभी डिफरेंट ऑप्शन देखें, उसकी वजह यह है कि ये सब्सिडी अब 12 अरब से बढ़ गई है। ये तब लास्ट की आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि जब 2,70,000 जो सवारियां हैं वो डेली सफर करेंगी तो फिर सब्सिडी 12 अरब की बनती थी सालाना। और आपको पता है कि एवरेज 60 to 70,000 मुसाफिरों ने सफर किया, और उसमें भी ज्यादा वो है जो फंड ट्रिप्स हैं, तो वो तो एक दफा लोग जाएंगे, 2 दफा जाएंगे, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगे।
तो इसलिए सब्सिडी अब जो एस्टिमेटेड थी इनकी अमाउंट उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन एक तो मुसर्रत ये साहिबा point है। जो फुल्ली एक्टिव भी तो करना था ना, कि इसके साथ जो लिंक सारे रूट्स हैं वो सब काम करें। जैसे बीआरटी आप लोगों ने भी तो बनाया है, वहां पे चूंकि उसकी लिंकेजेस अच्छी हैं, लोग उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन पहले रक्शे के पैसे दे, फिर वो स्टेशन पे पहुंचे, फिर वो वहां से उस बस पे सवार हो? देखें फराज, सबसे पहले तो बीआरटी जो है वो पूरे पेशावर को कवर करती है, एक रूट की है नहीं। तो बीआरटी को सपोर्टिव सिस्टम हमें देना नहीं पड़ा। इसकी फिजिबिलिटी बनाते हुए इन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर किया गया था। इसको जब लॉन्च किया जा रहा था तो इस तरह की कोई चीज मलहूज़े खातिर नहीं रखी गई। सिर्फ वो जो खादमे आला थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जाते हुए एक राइड लेनी थी और हाथ हिला के यूं कहना था कि ये मैं आपके गले में तोक डाल के जा रहा हूँ। बिलखसूस तो टैक्स का पैसा है, अवाम का पैसा है। और बेसिकली अब उसके ऊपर देखें, इसको चलाने के लिए इसकी सब्सिडी अगर 12 अरब तक भी रह जाए तो उस तक रखने के लिए ये डिफरेंट ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। और इस अथॉरिटी को भी चाहिए कि अब ये खुदा के वास्ते इस चीज को समझें कि अगर हमने हमारी बदनीति होती या हमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती इन लोगों के साथ, तो आते साथ इनको चेंज करते। इतना बड़ा मंसूबा था और आवाम की टैक्स के पैसे को बचाने की खातिर हमने उसी अथॉरिटी को काम करने दिया है। लेकिन अभी तक जो इनकी तजावीज है उनमें से हमारे पास कोई ऐसी तजावीज नहीं आई जिनके ऊपर हम आंख बांध बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, एक ये जो तजवीज़ सामने आई इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये बताया जा रहा है कि लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ माइल होंगे, क्योंकि गैसोलीन टैक्स जो है वो आयद कर दिया जाएगा। 75 से लेकर 112 रुपए तक तो लोग खामोशी से दे रहे हैं। अगर आप 1-2 रुपए और भी महंगा कर देंगे तो लोग तो पैसे दे देंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मंसूबा कामयाब शायद फिर भी नहीं होगा। देखिए, यही वजह है कि अब हम ये जो भी तजावीज लेके आते हैं अथॉरिटी वाले, उनको हम आंख बंद करके नहीं उसके ऊपर अमल कर सकते। हम उसकी प्रैक्टिकलिटी होता ये है कि एक इतनी बैड न्यूज भी बने और सारा वक्त मीडिया भी हमारी बैशिंग करे और पता चले कि फायदा उससे भी नहीं हुआ। इस तरह की चीजों से हम इज्तनाब कर रहे हैं कि अब इसको देखे चलाना तो पड़ेगा जी। और उसमें इतनी सब्सिडी यानी कि 12 अरब से ऊपर की सब्सिडी का सोच के भी खौफ आता है। तो उसको कम से कम इनकी जो फर्स्ट एस्टिमेशन है उस तक रखने के लिए हम गौर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मुसर्रत साहिबा, एक अखबारी रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया था कि बहुत सारी ऐसी जिसे कहना चाहिए ना सीएनजी बसेस पिछली हुकूमत की, वो भी डंप हुई हुई है, खड़ी हुई है। क्या उन बसेस को नई रूट्स पर डाला जा सकता है? कि ये जो मसला है ये इसके बारे में हुकूमत हो कि इसको लिंक तो पहले एक दफा करके देखें, हो सकता है कि ये वर्केबल हो जाए। दूसरा इसी के साथ ही जी फरमाई, पहले इसको बता जी मैं उसमें अर्ज करूं कि उसमें इन्होंने अभी खैर से ये मैं जो कह रही हूँ ना कि इनको मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है और खर्चे कम करके काम करने की जरूरत है। ये ऐसी ऑप्शन लेके आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाए कि जिसमें मजीद ज्यादा अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मसलन ये कह रहे हैं जैसे ये जो स्पीडो बसें चल रही हैं तो कितने सैकड़ों स्पीडो बसें और लाई जाएं और फिर उनको डिफरेंट रूट के साथ और तमाम रिक्शे, तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए और फिर ये एक नया अजाब खड़ा हो जाएगा कि हम लोगों का रोजगार इस तरह से विदाउट। मुसर्रत साहिबा, वज़रा मौजूद हैं, अराकीन मौजूद हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसको करने के लिए क्या सिर्फ इन्हीं लोगों की हमें जरूरत है? बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े अजहान मौजूद हैं, वो कोई तजवीज़ नहीं देते। जी प्लीज। बात ये है कि इनको तजावीज से इनका और काम क्या है? ये मतलब करोड़ों रुपए की सैलरीज ले रही है इस अथॉरिटी ने। इस मंसूबे को चलाने के लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑप्शंस तो देनी है, तजावीज देने से रोका नहीं जा सकता। इनका काम ही खाली ये कि अब इसको हाउ टू मेक इट सक्सेसफुल, ये इसको खाली सक्सेसफुल थोड़े चलाया जाए। लेकिन जब ये इस तरह की तजावीज लेके आते हैं तो मैं ये नहीं मुसर्रत साहिबा, मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो ऑलरेडी मौजूद बसेज हैं जो स्क्रैप हो रही हैं। ये कोई नई बसेस खरीदने की बात नहीं की जा रही, ये वो बसेस हैं जो स्क्रैप हो रही हैं, जो खड़ी हुई हैं, उन्हीं को तो चलाया जा सकता है ना जो मौजूद है। दूसरा लाहौर जिसके बारे में टूरिज्म का पूरी दुनिया अब कह रही है कि बड़ा खूबसूरत शहर है। और देखिए, आप लोगों ने कहा था कूड़ा उठा लेंगे 15 दिनों में, अभी तक कूड़े के ढेर वहीं के वहीं हैं। सो इस बारे में भी बता दीजिएगा। और यही अगर मास ट्रांजिट के मंसूबे नहीं चलेंगे तो आलूदगी के लिहाज से आप जिस जगह पे खड़े हैं उन मसाइल का क्या हल है? जी देखिए, एक तो सबसे पहले आपको पता है कि बीआरटी की भी बात हुई है तो मैं ये कहूंगी कि वहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक बसें लेके आए, यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक बसें लाने की जरूरत है। आपको पता है कि लाहौर की पोल्यूशन आसमान को छू रही है। हम दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 शहरों में अनफॉर्चुनेटली आ चुके हैं। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, देखें
मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ कि हम हमारे लोग अगर काम कर रहे हैं तो अदरवाइज तो सोचे ना कि जिस तरह के ये मशवरे लेके आते हैं उनको अगर एज इट इज माना जाए। इसका ठीक है। मतलब ये है कि ना मानने की वजह ये कि हम लोग हमारे डिपार्टमेंट को भी सीएम साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना, एज इट इज हम इसको नहीं चला सकते जैसे इनकी रिकमेंडेशन होती हैं। उसमें फिर हमें अवाम के इश्यूज को भी देखना है। देखिए मैं ये अर्ज करूँ कि इसके ऊपर हमारे लोग भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो भी दे आर वर्किंग ऑन इट, हाउ टू मेक इट वर्केबल और सक्सेसफुल तो इसको कभी भी नहीं कहा जा सकता। इसकी सिर्फ ये है कि कम से कम ये चल पड़े, इसको चला सकें। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि जो अभी जितने भी हमारे जो अपकमिंग मंसूबे होंगे जो हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी उसमें हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास एक मौजूद है जिसको बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक बसें आई थी, उनमें आग भी लग रही थी लोड ज्यादा होने की वजह से, तो इसको बड़ा इशू बनाया गया। लेकिन आज वहाँ पे इशू नहीं है, वहाँ पे आज भी 1,70,80,000 सवारियां सफर करती हैं, पूरे पेशावर को वो कवर करती है और ये मंसूबा बनाते हुए चीजें आप जेल में रख पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मुसर्रत साहिबा बात कर लीजिए प्लीज। हम ये करें, हम वो करें। जी ठीक है, अगर इस अथॉरिटी की बात कर लीजिए, आपकी बातों से ये लग रहा है कि कोई एतमाद का फुकदान है हुकूमत के दरमियान और इस अथॉरिटी के दरमियान, तो क्या कुछ तब्दीलियां नहीं लाई जा सकती? चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से वज़ीर आला पंजाब कुछ तब्दीलियां नहीं ला सकते? अच्छे लोगों को बिठा दिया जाए, कुछ अच्छी तजावीज़ दे दें, करोड़ों रुपए लेते हैं। देखें फिल वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि एतमाद का फुकदान है। हम ये चाहते हैं कि इस मंसूबे को जिन्होंने लॉन्च किया है कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो इन्होंने ऑप्शन सोची होगी कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे तो। लेकिन ये है कि जिस दिन एतमाद का फुकदान हुआ इसमें चेंज करने में बिल्कुल ठीक है, कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन फिल वक्त उनको काम करने दिया जा रहा है फॉर गुडविल और एक अच्छी नीयत के इरादे से। सिर्फ इसलिए नहीं निकाला कि इनको पिछली गवर्नमेंट ने लगाया था, क्योंकि बहुत बड़ा मंसूबा है और ये शुरू से इस मंसूबे को बनाने वालों में से हैं, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जरा ये चला के भी दिखाएं। इन्होंने मशवरे दिए थे ना कि ये कैसे इसको बनाएंगे और कैसे चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। अभी है इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो एतबार का फुकदान है उनका जो है ना, उनकी एक्सपर्टीज को कुछ अच्छा समझा नहीं जा रहा, वो मशवरे अच्छे नहीं है। कि पिछली हुकूमत के जो मंसूबे होते हैं ना, उन मंसूबों को ओन नहीं किया जाता। अगर उन्हें जैसे सी पैक सिर्फ इसीलिए चल सका क्योंकि उसको रियासत की जो है वो एक तायद हासिल थी। सो बहुत सारी ये भी सी पैक के साथ ही लिंक्ड और वहीं से सब्सिडी सारी जो थी, तो मंसूबे जो है उसको ओन नहीं किया जाता, भले वो कोई भी हो। लेकिन फिर एक बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने ऑरेंज लाइन मेट्रो में सफ़र करके देखा है, वहाँ पर पिकनिक ही हो रही होती है, कुछ बहुत आधी तो वैसे खाली होती है और उनमें से आधे लोग पिकनिक मना रहे होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो वाकई सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन जो लाहौर मेट्रो बस थी उसमें जगह नहीं मिलती थी। मतलब आप खुद सफ़र करें तो आपको पता लगता है कि हाँ ये फ़र्क मौजूद है। लेकिन लिंक्स जो हैं अगर बनाए जाए तो मुझे लगता है कि शायद मामलात में बेहतरी आ सके। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब से कोविड-19 आया मुझे इसमें एक बात अच्छी लगी, हर शख्स को ये यकीन हो गया कि नौकरियां जो है ना उनमें कुछ नहीं रखा। आपने अगर सरवाइव करना है तो कारोबार शुरू करें। लेकिन ये ख्याल बहुत अच्छा है, इसलिए कि हम लोग ये मानते भी हैं कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क का ज़्यादा हिस्सा है वो तिजारत में रखा है, वो अल्लाह ताला ने कारोबार में रखा है। सो ये ख्याल तो जहन में आना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल मसला ये है कि कारोबार को कामयाब कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोग जो है ना वो पैसा जो थोड़ा बहुत होता है वो भी डबो बैठते हैं। जो फरा कर रही है कारोबार, फरा को जी उसमें बड़ी बरकत अल्लाह ने डाली है और बहुत बेहतर जा रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मैं भी सोचे समझे बगैर तहकीक किए बगैर क्या करूँगा वही कारोबार कर लूँगा और वो कारोबार शायद नहीं चलेगा और 6 माह बाद ही मुझे बंद करना पड़ जाएगा। ये मसला है कि तहकीक के मुताबिक हालिया बरसों में दुनिया में स्टार्टअप का तनासुब 90% के लगभग रहा है, जिनमें से 21% स्टार्टअप मुनासिब तहकीक ना होने की वजह से तो शुरू से ही कामयाब नहीं हो सके। और उनमें से 30% जो है स्टार्टअप से दूसरे साल में मतलब खत्म हो गए। यानी जितना पैसा था वो लगा लगू कि एक साल तो सरवाइव कर लिया, अगले साल जब वही कि इसमें से कमाया क्या है तो फिर वो बंद हो गए। 50% स्टार्टअप जो है वो 5 साल भी नहीं चल सके, जबकि सिर्फ 30% जो है वो शुरुआत में 1 साल 10 साल जो है शुरू की जो दहाई है वो पूरा कर सकें। तो पाकिस्तान में हर साल शुरू किए जाने वाले हर 300 स्टार्टअप्स यानी कारोबार मुख्तलिफ किस्म के जो हैं, इनमें से सिर्फ 5 ही
दरमियानी दौर तक पहुंच सकते हैं, हाँ जिसमें जी। हम कहें कि तकरीबन 5 साल पूरे करते हैं। बिल्कुल ये ऐसे शरह जो कामयाबी की 3% से भी कम है। अच्छा, जब लोग कारोबार कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि जी अच्छा 3 साल बाद हमारी कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद हमें कुछ मुनाफा आना शुरू हो जाएगा, दूसरे साल ही बंद हो जाते हैं, फिर 5वें साल ही बंद हो जाते हैं, तो मुनाफा क्या आया, मजीद फंस जाते हैं और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। नौकरियों से तो लोग चले परेशान होंगे, लेकिन कारोबारी अफराद कोरोना में कितने परेशान थे, उनको लोगों को निकालना पड़ा मजबूरी के तहत। पंजाबी की एक कहावत उसे कहते हैं, पहले चट्टी फिर खट्टी फिर हट्टी, है ना? कुछ आई डोंट नो, कोई इस तरह की कोई एक कहावत है जिसका मतलब ये होता है कि पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड देन यू विल बी एबल टू अर्न, बट ओनली इफ अगर आपकी फिजिबिलिटी मुकम्मल है। सो फिजिबिलिटी आपने कैसे बनानी है, इस हवाले से आईटी एक्सपर्ट इमरान बटाडर से बात करते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें। फरमाएगा कि पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में ये स्टार्टअप्स की कामयाबी की शरह इतनी कम क्यों है? हम लोग क्या ज़्यादा तहकीक नहीं कर सकते या कामयाबी के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी हेयर। मैं कुछ सजेशन आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान इज़ बेसिकली द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, स्पेसिफिकली फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टार्टअप्स। एंड आई यूज्ड टू से दैट कि पाकिस्तान की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो कोई सॉल्व कर सकता है तो वो मेरा ख्याल है कि वो स्टार्टअप ही सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ करीम। आज से 5 साल पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। सो एवरीबडी इज़ यूजिंग दैट। सो दिस इज़ द थिंग। इनफैक्ट करीम की खुद की स्टडी है कि वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से पाकिस्तान में ये अडॉप्शन होगा। सो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था हमारा ट्रांसपोर्ट का और वो एक एप्लीकेशन ने सॉल्व किया। सो दैट्स दी बेसिकली द गुड पार्ट। ऑन द अदर एंड आई मस्ट से दैट कि बहुत सारे अच्छे हैं, बट ऑन द अदर एंड यू राइटली सेड दैट कि फेलियर रेशो हाई है। बट फेलियर रेशो पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल फेलियर रेशो पूरे दुनिया में जो है वो इस स्टार्टअप का हाई होता है और उसके कुछ रीजंस हैं एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दोज रीजंस एज वेल। इसमें स्पेसिफिकली जो है वो 3-4 मेजर रीजंस हैं दैट हैज़ टू बेसिकली वर्क एंड हाईलाइटेड कि प्रॉपर मेंटोरशिप का ना होना। ठीक है, अगर आपके साथ कोई मेंटोर अलाइन नहीं है एंड यू आर सेइंग कि नहीं मुझे सिर्फ एक ऐप लॉन्च कर देनी है, इट्स गोना बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, तो नॉर्मली वो एक स्टेज के बाद वो फेड हो जाते हैं। एंड दी अदर पॉइंट इज़ कि फिजिबिलिटी नहीं होती है। फिजिबिलिटी ना होना दैट्स ऑल्सो दी प्रॉब्लम कि आपने अपनी कंप्लीट फिजिबिलिटी 3 years 5 years का आपने पूरा बिजनेस प्लान नहीं बनाया। सो दैट्स गोना बी द प्रॉब्लम एज वेल। बिल्कुल ठीक So है। these are the major issues that I have seen here. बिल्कुल ठीक है। हमें ये बताएं कि बिजनेस स्टूडेंट्स के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं तो उनको क्या बताया जा रहा होता है? जब इंटर्नशिप करवाई जाती है, मैं जितने बिजनेस स्टूडेंट से मिला वो ये बात करते हैं कि जी पहले नौकरी करेंगे, नौकरी करके समझ जाएंगे कि ये काम कैसे चलता है, फिर जाके कारोबार करेंगे। तो ये अप्रोच कितनी दुरुस्त है? लोग नौकरियों में फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। हाँ, देखिए इसमें अब आजकल के जो मिलीनियल्स हैं या जनरेशन जी है, इनका जो है ना ये एप्टीट्यूड दिस इज़ इंटायरली डिफरेंट। नाउ दे रियली वुड लाइक टू बेसिकली गो एड एंड डू बाय देयर ओन। वो खुद अपना कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो बिजनेस स्टूडेंट्स का भी जो अभी अगर आप देखें तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, वो उसी को नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दैट्स दी गुड साइन। बट हैविंग सेड दैट कि जो उनकी सक्सेस रेशो ज़्यादा है, जो कि जिनके पास मार्केट रिसर्च है, जिनके पास थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस है, जिनके साथ सीजन मेंटोर्स अलाइंड है, तो उनका जो है वो रेशो काफ़ी बेहतर है। और मैंने देखा है इनफैक्ट सिंस वी आर रनिंग कपल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स, सो आई हैव सीन दैट कि वो लोगों का सक्सेस रेशो प्रीटी हाई है और वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे भी चले जाते हैं। सो 1 साल बाद वो 2 होते हैं, फिर वो 4 हो जाते हैं और 6 हो जाते हैं। इस तरह ओवरऑल एम्पावरमेंट भी आ रही होती है, जॉब जनरेशन भी हो रही है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव सीन। बिल्कुल सही। तारिक साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने अभी मेंशन किया था कि आप बताएंगे कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फेलियर्स होते हैं। तो पहले तो आप हमें बता दीजिए नाकामी की वजूहात क्या होती हैं, और फिर काइंडली अगर आप शेयर कर सके कामयाबी के रास्ते तरीके जो हैं वो क्या हो सकते हैं, अगर कोई शुरू करना चाहे। श्योर। देखिए सबसे बड़ा जो फेलियर का इशू है वो आई हैव सीन इन द लोकल मार्केट स्पेसिफिकली, टीम में कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। और टीम में कन्फ्लिक्ट्स आने की सबसे वजह ये होती है कि उनके कोई आपस में लीगल एग्रीमेंट्स नहीं होते। ठीक है, सो वो इन अ गुड फेथ में चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पे एक टर्म है ना कि मैंने आपकी ज़बान पे भरोसा कर लिया, समथिंग लाइक दैट। तो नॉर्मली बिजनेस का ट्रेंड ये नहीं होता। सो द थिंग इज़ कि एक प्रॉपरली मैनेज लीगल एग्रीमेंट्स होने चाहिए विद ऑल द टीम मेंबर्स एज वेल। दैट्स बेसिकली दी नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इज़ के, और इवेंचुअली फिर वो लीगल इश्यूज़ में भी फंस जाते हैं। नंबर 2 इज़ कि प्रॉपर मेंटोरशिप का होना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ कोई मेंटोर अलाइंड है तो दैट्स गोना बी गुड साइड, आपके सक्सेस का रेशो बढ़ जाएगा। नंबर 3 इज़ कि आपकी जो टीम कंपोजिशन है दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेरी मच। अगर फॉर एग्जांपल एक ही स्किल सेट के लोग हैं,
सो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इट्स बेटर टू हैव द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल सेट पीपल इन योर ग्रुप, ठीक है, दैट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 4 एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी का आइडिया आता है तो हमारे यूथ का या जनरेशन जी का या आप कह लें मिलेनियल्स का क्या होता है कि दैट्स बेसिकली माय आइडिया, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। तो नॉर्मली एक छोटा आइडिया, एक छोटा काम, एक पैसिव इनकम तो आपकी स्टार्ट हो सकती है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिग इम्पैक्ट तो आपके पास एक प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर होना चाहिए और यू नीड टू बेसिकली फ्लेक्सिबल इनफ टू शेयर योर आइडिया। बहुत अहम मामला है यहाँ पर, प्लीज़ बता दीजिएगा कि लोग कहते हैं हमारे पास पैसे होंगे तो हम कारोबार करेंगे ना, कारोबार करेंगे तो पैसे आएंगे, ये तो सबको पता है, लेकिन पैसे ही नहीं है तो कारोबार कहाँ से करें? तो उसके लिए कुछ बता दीजिएगा जो नौजवान परेशान होते हैं। हाँ देखिए, अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टार्टअप्स। इसमें काफ़ी स्टार्टअप सेंटर्स कराची, लाहौर, इस्लाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल हैं, वेयर दे जस्ट नीड टू बेसिकली गो अहेड एंड पिच देयर आइडियाज़। जब वो पिच कर लेते हैं अपना आइडिया, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो कम्प्लीटली जो है वो इंक्यूबेशन सर्विसेज उनको मिलना शुरू हो जाती है। दैट इंक्लूड्स दी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मेंटरशिप along with the seed money as well. So ये opportunities available already पाकिस्तान के अंदर हैं. So they just need to basically avail those opportunities. और if they do have the, वो कहते हैं ना passion है, there is a will, there is a way, तो उनकी वाकई will है, तो रास्ते काफ़ी हैं यहाँ पे. And government is also, to be very frank, government is also very much supportive in that particular stream. उनकी कुछ स्कीम जो है फेडरल लेवल पे है, कुछ प्रोविजनल लेवल्स पे हैं, जहाँ पे वो सीड मनी भी दे रहे होते हैं so that they can go to the नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर इमरान पताड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे, बड़ा अहम मामला है, नौजवान बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन रास्ते नजर नहीं आते और नाकाम हो जाते हैं। सो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक दानिश फहम हो और बड़ी वर्किंग करके उसको आप करें। ये दैट्स व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम डॉक्टर इमरान। रिसर्च करें और कोई मेंटोर रख लें ताकि कुछ बेहतरी आ सके। अच्छा, हमारे यहाँ मेंटोर का मतलब जो है ना कुछ और लिया जाता है कि एक बाबा जी होंगे जिनसे जाके तो आपको करेंगे, लेकिन मेंटोर का मतलब ये तो है ही कि दुआएं आपके साथ हो, लेकिन उसके साथ कोई दवा करने वाला बंदा, रास्ता बताने वाला बंदा भी हो कि नहीं ये सही है, गलत है, ये मुमकिन है, ये नहीं मुमकिन है। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और आप लोग भी सोचें कौन सा कारोबार करना है, हम भी सोचते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुआशी जो है महाज से आपको खबर दे रहे हैं जिसको अच्छी खबर कहा जा रहा है और हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, लेकिन अवाम का एक बहुत ही अहम सवाल है कि इसका असर हमारी ज़िंदगियों पर क्यों नहीं आ रहा है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई ता फरवरी हदफ से ज़ायद रेवेन्यू हासिल कर लिया है। Which is very good news, इसलिए कि फेल कर रहे थे, हम नहीं हासिल कर पा रहे थे और बड़ा ही जिसे कहते हैं एम्बिशियस एक हदफ मुकर्रर किया है गवर्नमेंट ने इज़ाफ़ा टैक्स का, जिसके बारे में कहा जाता है कि हासिल करना मुमकिन ही नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन अब ये रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। एफबीआर ने माली साल के पहले 8 माह में हासिल करदा महसूलात की तफसीलात शेयर की हैं, जिसके मुताबिक एफबीआर ने जुलाई ता फरवरी 2916 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू जो है हासिल किया है। ये टैक्स वसूलियाँ इस अरसे के मुकर्रर करदा हदफ 2898 अरब रुपए से ज़ायद है, जबकि पिछले बरस हासिल करदा रेवेन्यू 2750 अरब के मुकाबले में 6% इजाफा हुआ है। और एफबीआर का कहना है कि माह फरवरी में रेवेन्यू नेट कलेक्शन 343 अरब रुपए रहा और फरवरी के लिए मुकर्रर करदा हदफ 325 अरब रुपए था। अच्छा, ये अरब के जो है ना, ये हमें नहीं समझ आएंगे। मैं आपको वो चीज़ बता दूं जो हमें समझ आएगी कि मैं इदारे शुमारियात की आज की जो रिपोर्ट है, महंगाई फरवरी में 8.7% रही। ये तो सबको पता है ना, अंडे खरीदते हैं, मुर्गी खरीदते हैं। आटा जो है, सिर्फ आटे की कीमत में 14.9% इजाफा है, गंदम की कीमत में 32.7% इजाफा है, और सोना जो आपको नहीं आ रहा ना, आजकल नींद नहीं आ रही, वो सोना जो है उसकी कीमत में 31.64% इजाफा है, और बिजली जो कि अब अभी तक उसकी जो कीमत बढ़ चुकी है 43.6% इजाफा है। सो एक तरफ तो ये है कि हमारे आम इंसान की मईशत के बारे में, एक है हुकूमती सतह की, रियासती सतह की मईशत जो हम आपको पहले बता रहे थे, अब एक आम इंसान की, घर बार जो रखता है शख्स जिसने अपना घर चलाना है अपनी तनख्वाह से, उसकी मईशत जो है वो भी फरहान ने हमारे साथ शेयर किया कि ये असल सब अच्छा है। वो कहेगा किधर अच्छा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो हम बात करेंगे हमारे मारूफ तज्जियाकार डॉक्टर फरूक सलीम से, मईशत के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, एफबीआर का कहना है कि माली साल जुलाई ता फरवरी हदफ से ज़ायद रेवेन्यू हासिल कर लिया गया है। टैक्स वसूलियों के हवाले से ये बात तो बहुत खुशाइंद है, लेकिन आपके ख्याल में ये मतलब शुड बी सेलिब्रेटेड, ये इतनी अच्छी बात है कि इसके हमें रिफ्लेक्ट करती दिखाई देगी आवाम की ज़िंदगियों के ऊपर? देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि टैक्सेस के बारे में हम जब भी बात करें
तो पाकिस्तानियों के ऊपर जितना भी टैक्स का बोझ डाला गया है, पाकिस्तानियों ने बेतहाशा टैक्स जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा करवाया है। अगर आप पिछले 10 या 11 साल की तारीख देख लें, हुकूमत के अपने अदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि आज से तकरीबन 11 साल पहले 1500 अरब रुपए का टैक्स का बोझ डाला जाता था और 1500 अरब जो है वो हुकूमत जो अवाम है वो हुकूमती खजाने में जमा करवाती थी। आज आप बता रही हैं कि वो बोझ जो है वो 4000 अरब तक पहुंच गया है। तो आप अंदाजा करें कि पीछे 11-12 सालों में पाकिस्तानियों ने 1500 अरब से बढ़ के अब तकरीबन 4000 अरब जो है वो टैक्स की शक्ल में हुकूमत की तिजोरी में जमा करवाया है। तो टैक्स तो जमा हो रहा है, मामला टैक्स का नहीं है, मामला हुकूमती खसारों का है, मामला हुकूमती अखराजात का है जो इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज मैं समझता हूं कि अगर 100% आमदन पाकिस्तानियों की 100% आमदन भी टैक्स की शक्ल में हुकूमत की तिजोरी में जमा करवा दी जाए तो हुकूमत के अखराजात फिर भी पूरे नहीं हो। तो आप देखिए कि पाकिस्तानियों ने जो टैक्स जमा करवाया है वो 10-11 साल पहले 1500 अरब था, आज आप बता रहे हैं कि तकरीबन 4000 अरब पे सालाना बेसिस पे हम पहुंच गए हैं। लेकिन इसी अरसे के दौरान आप जरा सोचिए कि हुकूमत के अखराजात जो हैं, जो आज से 11-12 साल पहले सिर्फ 2000 अरब हुआ करते थे, अब वो 8000 अरब पे पहुंच गए। तो ये टैक्स का नहीं है, टैक्स बोझ बहुत डाला जा रहा है और पाकिस्तानी टैक्स पे भी कर रहे हैं। मामला हुकूमत अखराजात का है, मामला हुकूमती जो खसारे हैं। आप सोचिए कि PIA के अंदर, पाकिस्तान स्टील के अंदर तो टैक्स का प्रॉब्लम जो है वो टैक्स की शरह कितना जमा हो रहा है, कितना मैग्नीट्यूड जमा हो रहा है वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत एक तो टैक्सेस का सारा बोझ डाल देती है जो कम तरीन आमदन तबका है, यानी कि इनडायरेक्ट तकरीबन 60 से 70% टोटल टैक्सेस जो आज आप बता रहे हैं कि FBR ने अपना टारगेट से ज्यादा कलेक्ट कर लिया है, उसमें 60 से 70% ऐसे टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट शक्ल है। और इनडायरेक्ट का ये है कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती जाती है आपके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता चला बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक इसको थोड़ा सा आसान करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए समझने के लिए। क्या आप ये बात कर रहे हैं कि एक चीज़ 2 रुपए की है और उस पर आप 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं और फिर वो चीज़ 4 रुपए की कर दी जाती है तो आपको 2 रुपए टैक्स देने पड़ जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, इसलिए सेल टैक्स तो हम खास तौर पे बात कर लें तो वो रेवेन्यू तो बढ़ ही जाएगा। तो आम आदमी को तो नुकसान ही हुआ, ज़्यादा टैक्स दिया लेकिन वो टैक्स देने के बावजूद कुछ रिटर्न में नहीं मिला हुकूमती पॉलिसीज की तरफ से। अच्छा, इसको आसान कर लेते हैं। आप जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, पेट्रोल के ऊपर हुकूमत 2 किस्म के टैक्सेस लगाती है, एक पेट्रोलियम लेवी कहलाता है और एक सेल्स टैक्स कहलाता है। अब पेट्रोलियम लेवी भी इनडायरेक्ट है, सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट का मतलब जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती जाती है आपके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में वो कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। यानी कि उसको मैं क्या कहूँगा कि जालिमाना टैक्स होना ये चाहिए कि जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़ रही है आपके ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ता चला जाए। तो FBR के अंदर जो है वो इस्लाहात नहीं ला पा रहे हैं। अभी तक 60 से 70% जो है टैक्सेस का बोझ जो है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि वो गरीब तरीन जो तबकात है पाकिस्तान के ऊपर उनके ऊपर बेतहाशा है। और जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़ती चली जाती है आपके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो कम होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद फरमाया कि जितना मर्जी हम टैक्स हासिल कर लें, अगर हम अपनी जिसे कहना चाहिए सलाहियत को बेहतर नहीं करेंगे तो हम जुर्माने देने में, हम मुसलसल इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं उनको तोड़ने में, या फिर जैसे FATF में रहने की सूरत में ग्रे लिस्ट में $38 बिलियन सालाना, यानी इस तरह के वो हम ब्लीड करते रहेंगे जहाँ पर कि हमारे जो है अखराजात हमारी आमदन से ज़्यादा रहेंगे। इसको मैनेज करने का आपको यही हल है सिर्फ कि टैक्स रिफॉर्म्स की जाएं, या इसके अलावा भी कोई और तरीका कार है जो कि इसमें मदद दे सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। जो पाकिस्तान में थिंक टैंक ने बताया है कि जब से हम ग्रे लिस्ट में गए हैं तो तकरीबन $38 बिलियन का नुकसान हमें हुआ है, चाहे वो सरमायाकारी की शक्ल में हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो। तो हमें फोकस ऐसी चीज़ों पे करना चाहिए जहाँ पे हमें नुकसानात हो रहे हैं। अब अगर आप पिछले माली साल में देखें तो पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं जिसमें PIA है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है,
इन्होंने मिला जुला के तकरीबन 1800 अरब रुपए का नुकसान किया है, बोझ डाला है। अब आप सोचिए कि आप और मैं महीना भर मेहनत करें और अपनी आमदन इकट्ठी करें और उस आमदन पे टैक्स अदा करें, और फिर हुकूमत वो हमारी मेहनत की आमदन जो है वो PIA में डबो दे, वो पाकिस्तान स्टील में डबो दे, वो पाकिस्तान रेलवेज में डबो दे, तो ये मुनासिब नहीं लगता। फिर अब दूसरी तरफ सोचिए कि तालीम और सेहत जो कानूनी और आईनी जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल है वो आर्टिकल 25A कहलाता है, जिसमें हमारे आइन में लिखा है कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड, ये लिखा हुआ है आइन के अंदर, हमें तालीम जो है, मुफ्त तालीम जो है वो हुकूमत प्रोवाइड करेगी हर पाकिस्तानी शहरी को। अब हमने, आप देखिए कि हमने अपनी सेहत का भी सारा जो सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज कर दिया है, प्राइवेट स्कूल आ गए हैं, जो तालीम का सेक्टर भी हमने प्राइवेटाइज कर दिया है। तो सेहत और तालीम दोनों प्राइवेटाइज कर दिए हैं, तो फिर आप और मैं जो टैक्स अदा करते हैं, हम बैठे सोचते हैं कि भाई हमें उसके इव्ज क्या मिल रहा है। तो ये तो ये हुकूमत का एक लम्हा फिक्रिया है कि वो टैक्स तो ले लेती है, लेकिन उसके इव्ज अपने शहरियों को क्या देती है। ठीक है सर, ये बता दें कि हम टैक्स तो देते जाएंगे, जिस तरह से टैक्स दे रहे हैं आम आदमी टैक्स देता जाएगा, लेकिन वो एक ही सवाल करता है, क्या महंगाई कम होगी? आपको कुछ महंगाई कम होती नज़र आ रही है या मज़ीद बढ़ती चली जाएगी? देखिए, अगर पिछले महीने के जो अदाद शुमार जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद से दिए हैं, तो वो तो तेज तरीन महंगाई, कोई 8.7% की महंगाई आई है, तेज तरीन है पिछले कुछ सालों की। अब मेरा फोकस ये रहता है कि जो खुराक की कीमतें हैं, हमें महंगाई उनमें देखनी चाहिए, बिकॉज तकरीबन 60 से 70% पाकिस्तान की आबादी जो है वो अपनी 60 से 70% आमदन जो है वो खुराक के ऊपर खर्च कर देती है। अब खुराक के पूरे खित्ते में जिस तेजी से पाकिस्तान में कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के किसी और हमसाया मुल्क में इतनी तेजी से कीमतें नहीं बढ़ रही। अब जब हुकूमत सोचने बैठती है कि भाई क्या वजह है, तो आप अगर बिजली का रेट बढ़ाएंगे, अभी आपने बताया कि 45% सालाना बिजली का रेट बढ़ गया है, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अगर गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, अगर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, तो फिर जाहिरी बात है कि आपके यहाँ महंगाई भी होगी। अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो बिजली का इनपुट जाता है और महंगी हो जाती चीजें। तो जो महंगाई है उसका बहुत बड़ा रोल जो है वो तो हुकूमत खुद प्ले कर रही है। अगर हुकूमत का रेट बढ़ाती है, अगर हुकूमत तेल का रेट बढ़ाती है, तो हुकूमत तो खुद से कंट्रीब्यूट कर रही है उस महंगाई के अंदर। तो हुकूमत को इतना होगा कि हुकूमत बहुत सारी जो इनपुट कॉस्ट जब बढ़ाती है तो हुकूमत खुद से महंगाई बढ़ा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल से बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सर साथ थे और हमें अपडेट कर रहे थे मौशी सूरत हाल जो है उसके ऊपर। वो जिसे कहते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, ये एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जितनी आमदन है उसी के मुताबिक अपना खर्चा होना चाहिए, चादर देख के पाँव फैलाओ। अगर आपकी आमदन जो है वो जितनी भी हो जाए और खर्चा उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर आपके पाँव जो है वो चादर से बाहर ही। आमदनी 18 खर्चा रुपया, ये वो वाला मामला है कि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जनूबी पंजाब के शहर भावलपुर में एक ऐसा नन्हा खिलाड़ी है जिसे डर्ट बाइक चलाने का बहुत जुनून है। मैं तरह से इस बाइक को देखकर ही ना, इसको इसकी वीडियो देखकर ही बड़ी ज़बरदस्त वो फील हुआ है मुझे। चोलिस्तान जीप रैली में डर्ट बाइक रेस का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें ये छोटा सा डर्ट बाइकर काम उम्र होने की वजह से शामिल नहीं हो सका, लेकिन इसके जैसे कहना चाहिए ना एक्साइटमेंट और स्किल देखने से ताल्लुक रखता है। चर्चे थे भाई, इस बाइकर के चर्चे थे, बाकी जो जिन्होंने हिस्सा ले लिया उनके उतने चर्चे नहीं थे जितने इस बाइकर के चर्चे थे। 9 साला ये हमारा जो डर्ट बाइकर है, इससे आपको मिलवा रहे हैं हम। जी अमजद अमान आप मौजूद हैं। इस बच्चे का क्या हौसला है, क्या जज्बा है, क्या करना चाहता है ये बच्चा? जी बिल्कुल, जज्बा जनून हिम्मत नहार छूले आसमां। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक नन्हे डर्ट बाइकर जिसका ताल्लुक भावलपुर से है। जब चोलिस्तान जीप रैली हुई तो यहाँ पर डर्ट बाइक की रेस भी हुई, उसका इनकाद किया गया, उसमें ये नन्हा स्टार भी वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए गया, लेकिन इस नन्हे स्टार के वहाँ पर एज का मसला था। लेकिन इसको हसरत यही है कि जब दोबारा जीप रैली हो
तो वहाँ पर ये हिस्सा लेना चाहता है। इनका नाम हैदर रसूल है और ये 9 साल इनकी उम्र है, अभी बहुत कम उम्र है और तीसरी क्लास के ये स्टूडेंट हैं। मेरे पापा को पहले शौक था, उन्होंने डर्ट बाइक लिया तो मुझे भी उनको देख देख के शौक हुआ। मुझे 1 साल हो गया है, मैं ये डर्ट बाइक चलाता आ रहा हूँ और ये पूरी सेफ्टी गियर से चलाना चाहिए। अगर नेशनल डर्ट बाइक रेस हो तो मैं तैयार हूँ, मैं हिस्सा लूँगा और विन करूँगा। तो इस बच्चे का कहना है कि मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ, अगर बहावलपुर या पाकिस्तान के किसी इलाके में भी बच्चों की डर्ट बाइक रेस हो तो उसमें इसका जुनून है कि ये हिस्सा ले और उसमें जीत कर अपने शहर और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहा है कि जी ये सारे जो गियर्स हैं, ये फलाने हिफाजती तदाबीर हैं, उनका भी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज़ देखी, हमने पिछले दिनों उन लड़कियों का भी किया था जो कि चलिस्तान जीप रैली में शरीक हुई थी। बच्चे वो कर रहे होते हैं जो वो देख रहे होते हैं। इस बच्चे ने भी यही बात की कि उसके बड़ों ने, चूंकि वो कर रहे थे डर्ट रेसिंग, तो उसको भी शौक हुआ इस बाइकिंग का और उसने भी इसमें जो है हिम्मत की। लेकिन क्या बात है, कैसा शौक है। अगर ये बच्चा इतनी उम्र में इतनी बेहतरीन जो है ये बाइकिंग कर रहा है और बेहतरीन है, तो इसको अगर सरपरस्ती मिल जाए हुकूमती और इसको ट्रेनिंग वो मिल जाए तो आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। हमजा, मतलब आपने दुखती रग चाहिए एक उम्र असर होने तक, दुखती रग जो है वो छेड़ दी। लेकिन चले आगे चलते हैं और एक और अच्छी खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि इंसान हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान और सरदार हमेशा से वसाइल पर काबिज रहे हैं और हमेशा एक ही रोना रोते रहे हैं कि नज़रअंदाज होते रहे। सबसे ज़्यादा फंड्स जो हैं अगर मिलते भी रहे इस सूबे को, जो भी फंड्स मिले हैं तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। ये चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क था जिसमें उन्होंने कहा कि जितने फंड्स मिले हैं उसमें तो यहाँ पे प्लाजास बन जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं है सूबे में। इसी पसमानदा सूबे में एक कमाल की दास्तान है जो सुनाई जी। हाँ जी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना फौरी से वो बताऊं कि बाहिम्मत और पुरअज़्म जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। वो कोशिश करते हैं कि जिस इलाके में वो हैं उसकी तकदीर बदल दी जाए और मुसलसल जिद्दोजहद की जाए। ऐसी ही 2 बाहिम्मत ख़वातीन हैं और फलाही तंजीमों ने भी बलूचिस्तान में मोबाइल कैमल लाइब्रेरी जो है उसका एक अनोखा मंसूबा फरा शुरू कर दिया। और क्या बात है, एक तो लाइब्रेरी होना, फिर कैमल लाइब्रेरी होना, ख्याल कैसे आया होगा आप सोचें कि ये रेगिस्तानी जहाज़ों का इलाका है तो ऊँट जो है वो किताबें बच्चों तक पहुँचाते हैं। सो इस हवाले से हम बात करेंगे। अपनी मेहमान क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया, कैसे सब चीज़ों को सोचा, प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। रहीमा जलाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहीमा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये इट्स अ वेरी नोवेल एंड इनोवेटिव आइडिया, ये कैसे ख्याल आया और क्यों आया? क्या चीज़ थी जिसने मोटिवेट की कि ये किताबें भी होनी चाहिए, यहाँ पे बच्चों को किताबें पहुँचाने का तरीका कैमल लाइब्रेरी भी हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने आज मौका दिया बोलने का। और हमारा जो कैमल लाइब्रेरी है डिस्ट्रिक्ट केच में, बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट केच में, और हम रहते हैं डिस्ट्रिक्ट केच से आगे 120 किलोमीटर है। ईरान के बॉर्डर पर हमारा इलाका गांव वाक़ है और तहसील मंद उसका नाम है। तो तहसील मंद में टोटल 21 गांव हैं जो मुंसलिक हैं सिटी से। और मैं एज अ डायरेक्टर फीमेल एजुकेशन ट्रस्ट, हम 38 ईयर्स से अपने इलाके में पूरे बलूचिस्तान में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो अचानक जब ये कोविड का प्रॉब्लम आ गया और लोगों ने घरों से निकलना या बच्चों को स्कूल में जाना, ये बहुत पाबंदी लगी हुई थी। तो उस वक्त मैं अगस्त 2020 में मैडम ज़ुबैदा के घर गई थी इस्लामाबाद में मैडम से मिलने, मैडम ज़ुबैदा जलाल से। तो वहाँ हमारी बात हो गई, यानी बोरियत है, बच्चे बोर हैं, तंग हैं, स्कूल नहीं आ सकते हैं। एक तो कोविड का भी टेंशन है उन पर, स्ट्रेस भी है टीचर्स, और एजुकेशन जो है वो सब अप एंड डाउन है, आप समझ लें बिल्कुल लॉक है। तो मैडम ने कहा कि रहीमा, अगर हम ये करें कि यहाँ अलिफ लैला बुक बस वाले जो हैं वो मोबाइल लाइब्रेरी चला रहे हैं और हम यानी सोचे कि अगर हम कैमल पे ये लाइब्रेरी को शुरू करें तो आपकी क्या ख्याल है? मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त ख्याल है और मैं जाके देखूंगी, इंशाल्लाह शुरू करूंगी। तो सितंबर 25 में हमने ये शुरू किया था अपने स्कूल से और अपने होम टाउन में। तो एक तो बेरोज़गारी भी थी और हमारे इलाके में कैमल की यूज़ अभी तक है, चलती रहती है, लोग मजदूरी करते हैं कैमल पर। तो हमने कैमल मैन को बुलाया कि आप बेरोज़गार हैं, वो खुद बेचारा अपना परेशानियां जाहिर करना लगा। तो हमने कहा एक
अगर हम आपको एक काम दे दें डेली वेजेस पर तो आप करेंगे। तो वो बहुत खुश हुआ इस बात से। तो हमने कहा हम एक लाइब्रेरी कैमल पे मोबाइल पे चलाना चाहते हैं 3-4 गाँव में। तो वो बंदा भी गरीब मजदूर, वो भी खुश हुआ। और हमारे स्कूल में जो है, जो हमारा अपना स्कूल है पर्सनल, ज़ुबैदा जलाल गर्ल्स हाई स्कूल, इसमें 6000 प्लस बुक्स थे हमारे लाइब्रेरी। अच्छा। तो हमने फिर अलिफ लैला बुक बस वालों से बात की, बसारत साहिबा से, कहा कि मैं आप लोगों को मजीद बुक्स में आप लोगों की हेल्प करूंगी। और थोड़ा अलाउंस जो था, मजदूरी जो पैसा होता है यानी, तो हमने डिसाइड किया कि 1000 हम कैमल मैन को देंगे पर डे, जितना दिन हम उससे काम करेंगे। और जो हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको तो मैंने कहा था अगर आप लोग पार्ट टाइम अपने घर में 3 गांव में, हर एक अपने गांव में एक जगह मखसूस रखें घर में, तो हम आप लोगों को कुछ अलाउंस देंगे कि कैमल वहाँ आएगा, आप लोग बच्चों को बुलाएं, वहाँ आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करें। रहीमा साहबा, हमें ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या रखा गया था? क्या ये सिर्फ कोर्स की किताबें थी जो बच्चों तक पहुंचाई जानी थी? किस क्लास तक की किताबें थी? बच्चे किस तरह से मंगवा सकते थे अगर कोई बच्चा लिटरेचर पढ़ना चाह रहा है? ये मुख्तलिफ स्टोरीज होते हैं जी। और एक जो आपके समझ में आता है, क्योंकि हमारे स्कूल की तो कोर्स की अलग बुक्स हैं, लेकिन जो किताबें आम तौर पर बच्चे पढ़ते हैं, स्टोरीज होते हैं, अदब का होता है, नसब का होता है, तरबियत का, तालीम का, डिसिप्लिन का, इंसाइक्लोपीडिया आता है, इसमें जनरल नॉलेज आता है, छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं KG1 KG2 बच्चों के लिए, जिस तरह एक जंगल की स्टोरी होती है, शेर है, चिड़िया है। तो बच्चे भी थोड़ा बिजी होते हैं और किताब जो है वो इनके घर में जाके पहुंचता है पढ़ने के लिए। ठीक है। तो हमें बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा रहीमा साहबा, ये रिस्पांस का भी बताइएगा, क्योंकि किताब की हिफाजत करना, बच्चे क्या उसको उसी तरह संभाल के वापस करते हैं या फाड़ देते हैं? उनका वो कितना इस बारे में कैसा महसूस करते हैं किताबें पढ़ के, देख के? और अगर कोई चाहे कि इस आपकी किताब बुक बैंक में इजाफा करे, कंट्रीब्यूट करे, तो क्या उसके लिए भी आपने ओपन रखा हुआ है? जी, हमने अभी जिस तरह एक टीचर को महसूस रखा है, इसी गांव में एक कमरे में वो बैठती है, तो बच्चे वहां पहुंचते हैं, कैमल वहां पहुंचता है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 1 वीक के बाद दोबारा हम ये बुक लेते हैं उनसे, नए बुक देते हैं। तो इसी हफ्ते में बुक बच्चे जो हैं आपस में फिर ये बुक्स को भी चेंज करते हैं। जिस तरह 30 बच्चे हैं तो 30 बुक उनको मिल गया है, तो हफ्ते में 30 मुख्तलिफ बुक एक बच्चे को मिलता है पढ़ने के लिए, और वो बहुत शौक से पढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि एक बच्ची है जो हमारे यहाँ तो यंग एज में बच्चियों की शादियां होती है, वो खुद 20-22 साल की है और उसके 2 बच्चे हैं। तो ये बच्ची लड़की खुद आती है लाइब्रेरी में और अपने दोनों बच्चों को लेकर आती है। तो वो बुक्स उठा के घर ले जाती है, तो कहती है कि मैं रात को अपने बच्चों को स्टोरियां भी सुनाती हूँ और मैं खुद भी पढ़ती हूँ। और माशाल्लाह भी वो बच्ची में जो जी शौक पैदा हुआ है, वो खुद छोटे छोटे स्टोरीज वो लड़की खुद लिख रही है। बिल्कुल, जो आप मुझे 3 स्टोरियां जो आप माशाल्लाह जो आप नंबर बता रही हैं, 1 महीने में 30 किताबें एक बच्चे को मुख्तलिफ किस्म की। ये नंबर तो जो बच्चे बेहतरीन स्कूलों में जा रहे हैं टेक्स्ट बुक से नहीं निकलते, एक हफ्ते में। अच्छा, वो तो लगे बंदे वही किताबें वही सब कुछ, तो उनकी तो कितना उनका एक्सपोजर हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए ना एक्सप्लोजन, नॉलेज एक्सप्लोजन है वहाँ पे फिर बलूचिस्तान में। माशाल्लाह 30 बुक जो हैं एक ग्रुप को मिलता है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते तो मुख्तलिफ में 1 हफ्ते के लिए जी। तो बहुत एक आधा किताब तो बच्चे छुपाते हैं कि इसमें खूबसूरत तस्वीरें हैं तो हम नहीं देंगे, घर में छुपाते हैं तो हम उनको फिर इग्नोर करते हैं, दूसरे दिन दूसरा किताब देते हैं। एक का दुक्का ऐसा हो जाता है बच्चियों में। तो हम कुछ नहीं कहते फिर जी। बिल्कुल ठीक है रहीमा जलाल साहिबा, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और एक ऐसा इनिशिएटिव जो है लिया गया एक ऐसे इलाके में जहाँ पर बच्चों को, अब देखिए वो बता रही है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है। अगर बच्चों को तालीम आप पहुँचाएं तो बच्चे क्यों नहीं लेना चाहेंगे, उनके वालिदैन क्यों नहीं वेलकम करेंगे इस बात को? ये एक प्यास है और सिर्फ पानी की प्यास नहीं है, वहाँ पे बलूचिस्तान में इल्म की प्यास भी है जिसको सैराब किया जा रहा है। एंड देन अगेन जैसे हमजा आप कह रहे हैं कि ये जो तरीका है ना, जब वो ये जो किताब दोस्ती है और उससे जो आप दुनिया को सीखते हैं और जो आप इमेजिन करते हैं, इससे बड़ी तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता इल्म का जरिया एंड सोर्स। आज जो बच्चे किताबें वो वाली रख रहे हैं कि इसमें तस्वीर कितनी अच्छी हैं, कल को यही बच्चे वो किताबें संभाल के रखेंगे जिसमें तहरीरें बहुत अच्छी होंगी और यही
वो तरीका है। बचपन में आप सिर्फ तस्वीरें ही देखते हैं किताबों में। जो बच्चे एक हफ्ते की 30 किताबें पढ़ रहे हैं उनसे बहुत आगे हैं जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे PSL की, जिसमें कल थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ना एक सैड मोमेंट आया। बहुत सारी दुआओं के साथ कि फवाद जो है वो रिकवर करें जल्दी से और बैक इन एक्शन हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ना एकदम से एक अच्छी भली एक एक्साइटमेंट जारी थी और ब्रेक लगी उसे। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी सी ऐसे लगा कि नज़र लग गई। और दूसरा ये बात हो रही थी NCOC ने इजाज़त दे दी कि जी के जो शायकीन है वो 50% जा सकते हैं, फाइनल में तो 100% आ सकते हैं। अब ऐसा मामला सामने आ जाना, फिर बायोसिक्योर बबल की बातें हो रही थी, फिर कुछ फैसले किए गए कि 4 रोज़ में एक दफ़ा सबके टेस्ट जो हैं दोबारा से किए जाएंगे। इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? क्या फिर से रात से मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था, क्या फिर से तादाद कम तो नहीं कर दी जाएगी शायकीन? आई डोंट नो, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था ना, तो ये एक अनहोनी सी बात एकदम से हुई है। और फिर पहले तो हम सुन रहे थे मैच डिले हुआ, फिर मैच कैंसिल हो गया, जो यकीनी तौर पर फैंस के लिए भी एक बड़ी परेशान कुन बात है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए भी एक बड़ी परेशानी की बात है। बिल्कुल ऐसे ही, हमने सुना था कि 9 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर बात सामने आई कि मुलतवी कर दिया गया है। और आप पे परेशान नहीं होना फरा, आपने भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फैंस हैं और कोयटा ग्लेडिएटर्स के भी जो फैंस हैं, आज मैच 7 बजे खेला जाएगा। और टेस्ट सबके लिए लिए गए थे और बाद में नेगेटिव आए थे इंशाल्लाह। सो ये तो अब कोविड के दिनों में सब जगहों पे ये मामला है। तो बात करते हैं इस हवाले से। हमारे साथ तज्ज़िया कारबार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि एक खिलाड़ी का जो टेस्ट मुस्बत आना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लेडिएटर का मैच जो मुलतवी हुआ है, तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं बायोसिक्योर बबल जो है वो बस्ट हुआ है, कोरोना टेस्ट हुए थे। आपके हाल में क्या मामला हुआ, क्यों हुआ, और अब इस पे आगे क्या किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया फरा और हमजा, और आपके तमाम देखने वालों को मेरा बहुत सलाम। देखिए, बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ स्पोर्टिंग इवेंट हुए हैं वहाँ केसेस आए हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये बात करते हैं कि अगर आप रेगुलर टेस्टिंग करें और इतनी बड़ी तादाद में प्लेयर्स, ऑफिशियल्स या कहीं भी आप कहीं एक गैदरिंग हो, तो ये एक बड़ी मामूली बात होगी है कि कोई एक आध केस ऐसा ज़रूर आएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आए थे 20 से 25 खिलाड़ियों के टेस्ट, वहाँ 14 डेज क्वारंटीन था। इसके बावजूद भी यहाँ पर हमने खिलाड़ियों को एक टेस्ट वो करा कर आते हैं, दूसरा टेस्ट यहाँ होता है, तीसरे टेस्ट के बाद वो बायोसिक्योर में आते हैं। फवाद अहमद ऑस्ट्रेलिया के हैं, पाकिस्तानी नजाद हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनी क्रिकेट खेलते हैं। उनको यहाँ पर हमने बुलाया पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए। जब आए थे तो नहीं था कोविड। ये आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर ये सवाल ज़रूर उठता है कि जब वो आए थे उनका टेस्ट नेगेटिव आया हुआ था, फिर बाद में पॉजिटिव आना, ये बाकी इसका खोज लगाना पड़ेगा। बट ये एक दुनिया में अब रीत है कि जहाँ स्पोर्टिंग इवेंट हो रहे हैं, इवन IPL के अंदर भी, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैंने आपको जिक्र कर दिया, कुछ ग्रां प्री हुई थी और वहाँ पर भी सब हुआ। बट अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही टेस्ट पॉजिटिव था। अभी जब हम बात कर रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक बाकी 4 टीमों की भी टेस्टिंग की जा रही है, ताकि ये इंश्योर कर लिया जाए कि ये जो प्रोसेस है ये दोबारा से रीचेक हो गया। क्योंकि अगर आपको पता है कि फवाद अहमद ने सिर्फ मैच जो है वो कोयटा की तरफ से जो वो खेले थे, पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट भी खेला, दीगर टीमों के साथ भी वो मिलते रहे हैं, क्योंकि बायोसिक्योर में तमाम खिलाड़ी एक साथ होते हैं। बट रीटेस्टिंग हो रही है। और कल जो आप बात कर रहे थे हमजा, हुआ ये कि तमाम प्रोसेस हो गया था, क्योंकि जब टीमों को ऑफर किया गया तकरीबन 7-7:30 पे टीमों को होटल रवाना होना था, पर टीमों ने रिक्वेस्ट ये की PCB से, मेरी इत्तला के मुताबिक, कि हमारे प्लेयर्स राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजरे हैं। आपको 2-3 घंटे पहले मैच पे फोकस करना होता है। और कल इत्तेफाक से आज ये ब्लेसिंग ये हुई इस सारे मामले में कि आज ऑफ डे था लीग का, तो उसको यूटिलाइज कर लिया गया। और आखिर में मैं समझता हूँ ये बेहतर फैसला था कि कल जिस तरह की सूरत हाल थी, अनसर्टेनिटी थी, प्लेयर्स के लिए आसान नहीं है बार बार टेस्टिंग से गुजरना। अच्छा चलें, उनको जाके खेलना होता है। एक तो हमें ये बताएं, जिन लोगों ने कल के टिकट्स लिए थे उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो उन्हीं टिकट्स पे आज जाके मैच देख सकते हैं। और दूसरा, कई सवालात उठ रहे थे, शाहिद आफरीदी ने यह सवाल उठाया था कि वो जो बॉल हमें दे सकते हैं अंपायर्स, वो हमारी कैप्स क्यों नहीं ले सकते हैं? तो अंपायर्स का मामला, जब छक्का लगता है बॉल बाहर चला जाता है, जब पब्लिक से बॉल वापस आ रहा होता है, तो बायोसिक्योर बबल का तब क्या बनता है, ये हमें जरा बताएं। अच्छा, पहला सवाल आपका बिल्कुल, PCB ने सवाल से ऐलान कर दिया है कि जो आज जो कल गुजरा हुआ कल है, उसके टिकट भी आप आज इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि ये तक भी ऑफर कर दी कि अगर आप ऑब्वियसली कल प्लान करके आए थे, आज आपको काम है, तो आप रिफंड भी करा लीजिए, कोई मसला नहीं, आपके पैसे भी वापस हो जाएंगे। सो टोटल सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए गए, दोनों ऑप्शन। दूसरा, जहाँ तक आपका बात है
देखिए पाकिस्तान की जितनी सुपर लीग के दौरान जितनी प्रैक्टिसेस भी हुई हैं, चूंकि ऐसा भी हुआ है हमजा के जब नेशनल स्टेडियम कराची में हम प्रैक्टिस कवर कर रहे थे तो रोड के बीच में हम खड़े थे, एक तरफ एक टीम की प्रैक्टिस हो रही है लेफ्ट हैंड पे दूसरी टीम की, बट इवन हमें भी रिक्वेस्ट की गई थी और हमें ये बताया गया हुआ है मीडिया को कि आपने बॉल को हाथ नहीं लगाना। इसी तरह क्राउड के अंदर भी वॉलंटियर्स मौजूद हैं कोविड के स्पेशली, जिनका काम ही सिर्फ ये है जो हमने विटनेस किया कि वो जाके शायकीन को ये बताते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना तो पहन लीजिए। इसी तरह जब बॉल वगैरह भी आती है तो वो रोक देते हैं लोगों को। तो हत्तुल इम्कान कोशिश तो की जा रही है हमजा कि पीसीबी को यहाँ क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि मुश्किल हालात हैं यहाँ पर 6 टीमों को जमा करना, दुनिया भर से प्लेयर आ गए, आपको पता है वर्ल्ड T20 लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, बट यहाँ पर हत्तुल इम्कान तो कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को करना पड़े। यहाँ अगेन मैं ये समझता हूँ जैसे कि आप दोनों भी एग्री करेंगे कि ये ऐसा पेंडेमिक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप शो कर रहे हैं स्टूडियोज में, आपको अपनी प्रिकॉशंस करनी है, तो तमाशाइयों के लिए भी यही चीजें हैं और उनको कोऑपरेट भी करना चाहिए। पता है कि बॉल अगर नहीं उठा के देनी प्लेयर्स के लिए वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये छोटी छोटी चीजें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की भी यहाँ पे आज का मैच हमें बताएं, कोयटा और इस्लामाबाद की जो टीम्स हैं। इससे पहले ये बता दें आज भी जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा। आई होप सो नॉट। अच्छा चले, लेकिन अब उम्मीद फर्क ये है कि इस्लामाबाद की टीम टॉस भी जीते फिर मैच भी जीते, लेकिन दोनों टीम्स को देख लिया जाए। हमने ये देखा जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी कुछ ऐसे मामला हुए तो कहा गया कि जी के प्लेयर जो है मोराल बहुत डाउन हो गया। आज ऐसा कुछ मामला तो नहीं होगा कि मोराल डाउन हो गया हो? फवाद का ना होना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कितने खतरे की बात है? देखिए एक प्लेयर आपका ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का हिस्सा होता है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, गेम को टर्न करा रहे थे और विकेट भी हासिल की थी। फवाद बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं, उनकी कमी तो महसूस होगी क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको फोर्स्ड डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती और वो आप पता नहीं कब खेलेंगे, कितने दिन के लिए उनकी आइसोलेशन है, ये तय होना बाकी है। बट एक रीत तो चली आ रही है और आई थिंक फरा तो चाहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीत जाए और मैच जीत जाए। बट मैं ये चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट के अंदर चूंकि 11 मुसलसल मैचेस में ऐसा हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो जाए। लेकिन दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। कोयटा को ऑब्वियसली आज ज्यादा जरूरत है टेक्निकली अगर हम बात करें बतौर न्यूट्रल फैन, क्योंकि वो मैच नहीं जीते और मुसलसल कोई टीम हारती है तो उनके फैंस का एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा कम हो जाता है। तो लीग के लिए बड़ा अच्छा होगा कि कोयटा अच्छा कम बैक कर ले। इस्लामाबाद ने 2 मैच जीते हुए हैं, ऑब्वियसली वो इस मैच को मेरे ख्याल में थोड़ा सा बतौर फेवरेट आगाज करेंगे डिस्पाइट के फवाद उनके पास नहीं है। गो के ऑस्ट्रेलिया पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 118 रन पे आउट हो गए थे और अब उनको बहुत अच्छा कम बैक करना है। बट आई थिंक यहाँ पे मैनेजमेंट का बड़ा रोल है कि दोनों टीमों की जो मैनेजमेंट्स हैं वो प्लेयर्स को उठाएं, क्योंकि ये जो मामला है कोविड का ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए था और हैं, और अल्लाह करे कि बाकी 4 टीमों की टेस्टिंग जो है वो क्लियर आए और मजीद कोई ऐसी चीज इस टूर्नामेंट में हम दूरमा होते हुए ना देखें। कैप्टन्स का मवाजना कर लें अब्दुल गफ्फार, कैप्टन्स का मवाजना कर लें। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि फरा की टीम है उनके कप्तान को ये देखा कि उन्होंने 8 लोगों से ओवर करवाया, सिर्फ विकेट कीपर रह गए थे और 2 ऐसे लोग रह गए थे जो ओवर कर नहीं सकते थे। इतना बोल्ड डिसीजन ले लेना ग्राउंड में मौजूद होके बिल्कुल यंग होते हुए। दूसरी तरफ सरफराज अहमद हैं जिनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि आप इतना क्यों डांट रहे हैं खिलाड़ियों को, आप इतना पैनिक क्यों कर जाते हैं? क्या देख रहे हैं दोनों कप्तानों को? देखिए डिफरेंट सिचुएशन है हमदा दोनों कप्तानों के लिए। सरफराज अहमद 2 साल पहले जब PSL जीते थे पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, उसके बाद सब कुछ बदल गया उनके लिए। आप देखें ना पाकिस्तान टीम में वो नहीं है, पाकिस्तान टीम के अंदर उनकी जगह नहीं बनती, रिजवान ने चॉइस ले ली है। बट आई थिंक सरफराज ने अच्छी चीज़ ये की लास्ट मैच में, गो के पेशावर ज़ल्मी से मैच हारे, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और उन्होंने हम आदम खान के साथ मिलकर एक ऐसा स्कोर कर दिया था जो पेशावर ज़ल्मी को पूरी बहुत उसको प्रॉपरली टेस्ट हुए। अच्छी विन थी वो पेशावर ज़ल्मी की। पर कोयटा अच्छा खेला आखिरी मैच, अगर आप देखें सिवाय आखिरी 3-4 ओवर्स के जहाँ उनको थोड़ी मार पड़ गई। दूसरी जानिब शादाब खान एक यंग कैप्टन है, उनके साथ भी प्रॉब्लम है हमजा, वो एक इंजरी के पीरियड के बाद वापस आए। न्यूजीलैंड टूर भी नहीं खेले, जिम्बाब्वे नहीं खेले, फिर इस टूर्नामेंट में उनको 4 गेंदों पे 4 छक्के लगा दिए शर्जील खान ने। थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बॉलिंग पे लो होता जा रहा है और बैटिंग पे वो तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि नंबर 3 पे खेल रहे हैं। अगेन इट्स नो हार्म, अगर वो यंग हैं वो एक नई चीज ऐड कर सकते हैं तो करें। बट अब ये भी याद रखना है हमजा कि उनके पास अब कंपटीशन बहुत है। आप देखिए कि जाहिद महमूद पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर चुके हैं, डेब्यू में 2 आउट किए थे। उस्मान कादिर 3 आउट कर चुके हैं, मैन ऑफ द सीरीज थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे। फिर इस टूर्नामेंट के अंदर जाहिद और उस्मान की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो शादाब बतौर कप्तान कैप्टन ऊपर तो आके खेल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम में उनकी जगह का फैसला उनकी बॉलिंग एबिलिटीज पर होगा। इसी तरह सरफराज को जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल उनको कूल डाउन होने की जरूरत है। सरफराज
का अपना एक स्टाइल है बतौर कैप्टन, वो खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्सप्रेसिव होते हैं, जब वो खुश होते हैं तब भी और जब गुस्से में होते हैं तब भी। तो थोड़ा सा लेकिन चूंकि अभी उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे तो हर चीज नेगेटिव हो जाती है उनके लिए। ठीक है गफार, इससे कितना फर्क पड़ता है कि टीम बड़ी बैलेंस है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जितना अच्छा चेज उन्होंने किया था कराची किंग्स का, उन्होंने साबित कर दिया है कि जितना भी बड़ा टारगेट हो चेज करने की एबिलिटी भी रखते हैं। दूसरा ये कि इतने अच्छे बॉलर्स हमें मिल रहे हैं, बैट्समैन नहीं इस PSL से उतने अच्छे मिल रहे हैं। सो आप भी इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं या मैं नोटिस कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि एक से एक बढ़कर हर टीम में एक से एक बढ़कर हमें जो है बॉलर मिल रहा है, लेकिन बैट्समैन नहीं नजर आ रहा। जी बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है। और पाकिस्तान सुपर लीग का ये छठा सीजन है और आप देखें कि हमारे पास बैट्समैन भी मिले हैं, चूंकि फ़खर जमान भी इसी लीग से मर्ज हुए हैं, शर्जील खान भी शुरू में यहीं से मर्ज हुए, उससे पहले खेल तो रहे थे लेकिन PSL से पाकिस्तान टीम में आए। बट अभी भी शाहनवाज धानी हैं, इसी तरह आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर है, पेशावर ज़ल्मी के जो इमरान हैं, तो बहुत अच्छे हमारे पास बॉलिंग टैलेंट आए हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान में कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग टैलेंट ज़्यादा है। बैटिंग में यकीनी तौर पर फरा आप ठीक कह रही हैं, हमें कुछ नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा। साइम अयूब खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी कोयटा की जानिब से, उन्होंने गेल के साथ ओपनिंग भी की, बट थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए आसान नहीं होता। अगर आपको पता है कि बैट्समैन के लिए बेचारे के लिए एक बॉल का गेम है, अच्छा बॉल पड़ा और आप आउट हो गए। बॉलर्स के पास 4 ओवर होते हैं, 1 ओवर बुरा हो भी जाए तो अब यू कैन मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। तो बैट्समैनों के लिए आपको टेम्परामेंट भी चाहिए, थोड़ा उनको रेगुलर खिलाना पड़ेगा मुझे लगता है टीमों को। बिल्कुल ठीक है गफ्फार, अगर हम ये बात कर लें, हमें हैदर अली कितने बेहतर बैट्समैन नजर आए हैं PSL के अंदर, जिस तरह की शॉट्स वो खेल रहे हैं, क्या बात है, क्या कहा जा सकता है इस शॉट्स में, और ये उम्र है उनकी। फ़खर जमान और शर्जील खान क्या हमारे ओपनिंग प्लेयर हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में? एक भी चल गया तो मैच बदल सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हैदर अली का मैं छोटा सा आपको एक ऐड ऑन कर दूं कि PSL 5 में पेशावर ज़ल्मी और उनके कोच मोहम्मद अकरम फिर डैरन सैमी ने मुसलसल उनको नंबर 3 पे खिलाया। हमजा, और दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड हैदर सक्सेस। पूरा टूर्नामेंट दिया उस बच्चे को और पूरे टूर्नामेंट में नंबर 3 पे खेला। मतलब आप जाकर पूरी तरह विकेट पे टाइम लीजिए, रन्स कीजिए। गो कि इस बार उनकी टीम की रिक्वायरमेंट ऐसी कि नंबर 5 पे वो खेल रहे हैं, वहां भी मैच को फिनिश कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने बात की, तो ये ड्रीम ओपनिंग प्लेयर होगा। फ़खर और शर्जील अगर फॉर्म में हैं, और उसके बाद आपके बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ रहे हैं, हफीज बहुत अच्छी फॉर्म में है, हैदर अली मौजूद है आपके पास, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा यकीन तौर पर रिजवान। लेकिन हमें पावर हिटर चाहिए, पावर हिटर चाहिए जो नंबर 6 नंबर 7 पे रदरफोर्ड की तरह, इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल T20 लीग्स में देखें पोलार्ड की तरह, जो एक स्पेक्टेकुलर किस्म की फिनिशेस कर सके। लाइक 18 पे 50 चाहिए। अब आपको ऐसे मैचेस मिलेंगे वर्ल्ड T20 इस साल इंडिया में शेड्यूल है, जहां आपको इसी तरह 200 रन की पिचेस होंगी और आखिरी 3-4 ओवर्स में ही मैच के पास से पलटेंगे। तो हमें एक बहुत अच्छे पावर हिटर की यहाँ पे जरूरत है जो 6-7 नंबर पे आके मैच फिनिश करे। वो फहीम अशरफ क्या हो सकते हैं, क्या वो शादाब हो सकते हैं, क्या वो इमाद हो सकते हैं, अभी ये चुनना बाकी है। अब्दुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे मैचेस के हवाले से। आज की फेवरेट टीम कौन सी है? हमेशा के लिए फरा की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन मुझे लगता है आज कोयटा तगड़ी हो सकती है। हाँ चलें, अच्छी बात है, जो टीम मर्जी जीते हो। अब टीम अपनी टीम तो अपनी टीम होती है ना, अपनी टीम। अब मैं जो बातें कहूँगी वो सब लोग कहेंगे ये कोई कंपैरिजन है, अपनी टीम अपनी ही होती है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप जिसके साथ हैं उसके साथ रहना चाहिए, हर अच्छे बुरे में रहना चाहिए। वफादारी बशर्ते उस्तवारी, मतलब अच्छी चीज होती है आगे। अच्छा, अब छोटी बहन से शायरी करने, छोटी बहन से बड़े शेर लिखने वाले और शायरी करने वाले बड़े शायर की बात करते हैं हमजा नासिर काज़मी, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स। छोटे छोटे उन्होंने जैसे कि ना, मैंने कही बहर में मतलब मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर तू मगर वही है, तू मेरी जिंदगी है, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ, बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत आसान फहम लेकिन बड़ी सादा और बड़ी खूबसूरत शायरी। उदासी कितनी ज्यादा है नासिर काज़मी की शायरी में देखे ना, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। फिर वो कह रहे हैं दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। मतलब कि कैसे बेहतरीन का सबब याद आया। और फिर मैडम ने कितनी खूबसूरत जो है वो गाई है, गुनगुनाई है। तो 49 बरस बीत गए हैं, नासिर काज़मी छोटी बहर के बहुत बड़े शायर को हमसे बिछड़े हुए। उन्होंने सच्चे जज्बों और एहसासात की बदौलत उर्दू गज़ल का दामन ऐसे मोतियों से भर दिया है कि उर्दू अदब की तारीख में अमर हो गया। और उनकी शायरी के जलते चिराग अब तक रोशनी बिखेरे और बिखेरते रहेंगे जब तक इस ज़बान को समझने वाले, इसका जैसे कहते हैं हज़ उठाने वाले, लुत्फ़ लेने वाले लोग मौजूद हैं। तो उनकी शायरी को लोग सुनते रहेंगे, सर धुनते रहेंगे। सो आपसे इजाज़त लेंगे इस दुआ के साथ कि आपकी बहुत अच्छा आज का दिन गुजरे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।